अस्सलाम वालेकुम, काशिफ अवान वंस अगेन विद यू पीपल। आज मामलात क्रिकेट के ही हैं। ये लॉन्ग पेंडिंग मेरा व्लॉग है। ट्विटर पे काफ़ी दिनों से मैं बात कर रहा था कि कुछ कुछ मालूमात हैं, कुछ डिस्कशन है जो करनी है, वो आपसे करते हैं। सर, ड्रेसिंग रूम का माहौल पाकिस्तान का कैसा रहा वर्ल्ड कप के दौरान? गंदा रहा, क्यों रहा, ये डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन कमेटी के मामलात बहुत ख़राब थे, बहुत तनकीद हो रही थी, लेकिन व्हाट्स द इनसाइड स्टोरी? क्यों इन लड़कों को सिलेक्ट किया गया और जिनको नहीं सिलेक्ट किया गया था उनको क्यों सिलेक्ट नहीं किया गया था, इस पे बात करेंगे। और पाकिस्तानी क्रिकेट को कौन से माफियाज असरअंदाज हो रहे हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? ये एथनिक माफियाज तो थे ही थे, अब कोई नया कौन सा माफिया आ गया है जो पाकिस्तानी क्रिकेट को बहुत ज़बरदस्त तरीके से जकड़ रहा है? इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ड्रेसिंग रूम्स प्रॉब्लम, उसके बाद आएंगे हम सिलेक्शन पे। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। ड्रेसिंग रूम का माहौल, पाकिस्तान की टीम भारत में जाके वनडे का वर्ल्ड कप खेलने गई है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि ड्रेसिंग रूम के अंदर गड़बड़ है। कुछ खबरें झूठी थी और कुछ खबरें सच्ची थी। टीम वापस आ चुकी है। अब आपको बताता हूँ वहाँ हुआ क्या था। ड्रेसिंग रूम में एज सच कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं थी शुरू में। एक प्रॉब्लम थी, कहते हैं मछली एक ही होती है जो सबको तंग करती है। यकीन नहीं आ रहा था मुझे, लेकिन मैंने मुतअद्दिद रिसोर्सेज से इसको या सोर्सेज से सॉरी कंफर्म किया एंड एवरीबॉडी सेड कि अनफॉर्चुनेटली ये बात बिल्कुल सच है कि शाहीन शाह अफरीदी ने वहाँ पे उस वाली मछली का रोल प्ले किया था। हुआ ये था कि जब भी कभी परफॉर्मेंस में गड़बड़ होती थी या पोस्ट मैच या प्री मैच डिस्कशन होती थी, बाबर आजम बाकी सारे प्लेयर से बात करते थे, इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी से भी बात करते थे कि यार थोड़ा सा तू एक बॉल कितने करा रहे हैं यार, शाहीन थोड़ा सा लाइन ठीक करो यार, तुम क्यों इतनी मार खा रहे हो? तो शाहीन शाह अफरीदी अपने कैप्टन की बात को सुन के उसको बर्दाश्त करने के बजाय या अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बजाय वो आगे से उल्टा पड़ते थे और तीखा जवाब देते थे। वो अपने आप को लाइक ही हैज़ बिकम स्टार ऑफ स्टार्स। वो समझते थे कि मैं हर चीज़ से, हर तनकीद से बाला हूँ। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले जब इनकी इंजरी हुई थी, इंजरी के बाद जब वापस आए तो इनकी पेस एकदम से गिर गई। 146 147 वाला शाहीन शाह अफरीदी 130-32 पे आ गया। एक जर्नलिस्ट ने शाहीन शाह से पूछा कि शाहीन शाह साहब, आपका इंजरी के बाद आपकी ये बहुत कम हो गई है पेस। तो बजाय कि उसकी बात का कोई पॉजिटिव सेंस में जवाब देते, शाहीन शाह साहब ने कहा मैं विकेट ले रहा हूँ ना, तो बस ठीक है। तो इतना एक प्राउड, इतना वो तकब्बुराना रवैया उनका तब भी था और अब भी ड्रेसिंग रूम के अंदर प्रॉब्लम यही हो रही है कि हमारा कैप्टन हमारे पेस बॉलर को कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि पेस बॉलर साहब आगे से तीखा जवाब देते हैं, तड़कता हुआ जवाब देते हैं। इसके मुकाबले में हारिस रऊफ भी है, बड़ी गंदी परफॉर्मेंस रही है पूरे वर्ल्ड कप में। हारिस रऊफ को कैप्टन डांटता भी है, उसको बासपुर्स भी होती है, पूछगिछ भी होती है। वो नहीं आगे से लड़ता, वो नहीं आगे से ये कहता कि नहीं मैं क्यों, आप क्यों मुझे डांट रहे हो, मैं कौन होता हूँ या तुम कौन होते हो मेरे से बात करें, मैं अपनी मर्जी करूँगा। ऐसा कुछ नहीं किया उसने। हसन अली है, पुराना प्लेयर है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, वो खैर वो तो बच्चा है, अभी वो नहीं लड़ेगा। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी साहब ने ये गड़बड़ की, इस वजह से ड्रेसिंग रूम का माहौल थोड़ा सा तनाव में आ गया, यानी कि लड़के थोड़े से टेंशन में आए। ये तो एक वजह थी और ये रोज़ाना होता था वहाँ पे, यानी हर मैच से पहले, हर मैच के बाद लाजिम शाहीन शाह साहब ने अपनी अफरीदियत दिखानी होनी थी, सुसर अफरीदी के नक्शे कदम पे चलते हुए। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है, टीम वहाँ वर्ल्ड कप खेलने गई है, यहाँ बैठ के हमारे साबिक क्रिकेटर्स, चाहे वो आपका ये मोहम्मद आमिर है, चाहे वो अब्दुल रज़ाक हैं, चाहे वो ई स्पोर्ट्स के चैनल पे बैठे हुए हमारे महाशय हैं सारे, जो भी हैं, अपनी टीम की बैशिंग शुरू कर दी इन लोगों ने। और यार अल्लाह के बंदो, लड़के गए हुए ना खेलने, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, अभी वो ग्राउंड के अंदर है। इंडिया जैसे मुल्क में गए हुए हैं, उनको होटल के अंदर बंद किया हुआ है, इंतहाई टेंस माहौल है और उनका मीडिया भी तनकीद कर रहा होता है, ऊपर से आप शुरू हो गए हो। भाई अपने बंदों को सपोर्ट करो यार, बच्चों को बैकअप करो, उनको पैम्पर करो कि ठीक है वो जो क्या, हम अब तो खैर मजाक ही बन गया है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है एनीवेज, लेकिन ये कम से कम ड्यूरिंग द टूर्नामेंट कहना चाहिए। मैंने भी आपसे पिछले व्लॉग में, उसके बाद जब ट्विटर में बात हुई, लोगों ने कहा जी कि आप टीम में ये बताएं गलती क्यों है, तो फलां लड़का ये कर, मैं क्या सब्र करो, लेट्स फिनिश इट, लेट्स वेट द वर्ल्ड कप टू बी फिनिश्ड। ये ख़त्म होगा, लड़के वापस आएंगे, खूब धुलाई करेंगे इनकी, लेकिन अभी नहीं यार, थोड़ा टाइम दो इनको, उस मौके पे बोलना अच्छा नहीं है। आई वुड लाइक टू नेम मोहम्मद यूसुफ, हमारे साबिक लेजेंड बैट्समैन। यार सलाम है उस बंदे को, उसने पूरे वर्ल्ड कप में लड़कों पे तनकीद करने के बजाय उनको सपोर्ट किया।
उसने कहा जो भी है जैसे भी है हमारी टीम है, वर्ल्ड कप खेलने गई हुई है, इस मौके पे कोई पुरानी गलतियां, कोई नई गलतियां, कोई पुराने किस्से, कोई नए किस्से मत निकालो, सपोर्ट करो बच्चों को। ये रवैया अफसोसनाक बात है, बाकी किसी ने नहीं अपनाया। हालांकि जितने ये पुराने बैठे तनकीदें कर रहे हैं, ये सारे अपने अपने ज़माने में वर्ल्ड कप के मैचेस में इंडिया से भी हार के आए हुए हैं। इनमें से किसी ने वर्ल्ड कप नहीं जीता हुआ, ये बड़े बड़े मैचेस हार के आए हुए हैं। इनमें से कोई 92 के बाद पाकिस्तान सिर्फ 99 में गया था फाइनल में। उसके बाद से क्या हालात हैं हमारे क्रिकेट के, वो जिन लोगों की वजह से है, ये वही सारे बैठे हुए टीवी पे और इनको ख्याल नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो बैशिंग कर रहे हैं, इसका सारा असर ड्रेसिंग रूम पे पड़ता है। आप माने या ना माने, आप में से जो लोग प्रोफेशनली क्रिकेट खेल चुके हैं या जो क्रिकेटर्स के साथ उठते बैठते हैं, दे नो इट वेरी वेल। सोशल मीडिया का दौर है। मैं यहाँ बैठ, आई एम नो बॉडी, मुझे कोई नहीं जानता, थोड़े से फॉलोअर्स हैं मेरे ट्विटर के ऊपर और वही मेरी दुनिया आबाद है सारी। लेकिन मैं, मेरे जैसा एक मैंगो आदमी कोई ट्वीट कर देता है किसी प्लेयर के बारे में, और कोई बंदा उठा के उस ट्वीट को टैग कर देता है प्लेयर को जो कि वहाँ बैठा है, इंडिया में बैठा है, ड्रेसिंग रूम में बैठा है। सर जी, वो लड़का या वो बच्चा हमारी ट्वीट पढ़ेगा, डेफिनेटली उसका असर होगा। वो उसका असर उसके अपने जहन पे भी होगा। जितना मर्जी आप कर लें, 22, 23, 24 साल के लड़के हैं यार, दीज आर यंगस्टर्स। जब अपने मुल्क से, बैक होम से उनको ये वाली बातें, ये वाली वाइब्स आ रही हैं, तो यार तू तो है ही पर्ची हो, तू तो है ही नहीं कम है, और तुम तो हो ही जमानदुरी, तुम तो नहीं कम में हो, और तुमसे उम्मीद ही कोई नहीं है। जब इस तरह की बातें आप टीवी पे बैठ के करेंगे, सोशल मीडिया पे करेंगे और बार बार करेंगे, अब मलून शुएब जट हो गया या मनूस या हुसैनी हो गया, या फिर सलीम खालिक साहब पुराने बाबा जी, या इस तरह के जो पेड मीडिया है या ये बकवास करने वाले बैठे हुए हैं, इनको तो आप छोड़ देना। इनका तो एक दे आर ऑन अ मिशन, और इनके स्पॉन्सर कौन है ये मैं आपको अगले हिस्से में बताऊंगा कि आजकल इन पे पैसा कौन लगा रहा है। लेकिन इसके अलावा इनकी देखा देखी बहुत सारे लोग, जैसे अब्दुल रज़ाक आ गया और आ गए, सब शुरू हो गए। तो सर इसका सारे का असर ड्रेसिंग रूम पे पड़ा था। ड्रेसिंग रूम का माहौल इतना ज़्यादा आप कह रहे कि टेंस था, इतना ज़हनी तनाव था लड़कों में कि मैक्स बाबरी जैसा सीजन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वहाँ मौजूद था, लेकिन उसने भी हाथ खड़े कर दिए थे। कि मसलन वो एक लड़कों को नफसियाती ट्रीटमेंट करता है, हर टीम के साथ आ गया होता वहाँ पे। बच्चों को वो पंप करते हैं, उनको नफसियाती तौर पे उनको कह लें कि उनमें हिम्मत पैदा करते हैं, उनको खौफ को निकालते हैं। लेकिन वो बेचारा कितने सेशन करे, वो क्या बात करे कि जब सुबह 11 बजे से शुरू होते हैं टीवी शोज़ और रात 2 बजे तक ट्विटर और टीवी शोज़ के ऊपर एक ही बात बच्चों के बारे में कही जा रही थी। सो ड्रेसिंग रूम का माहौल, शहनशाह अफरीदी एंड आवर रिटायर्ड क्रिकेटर, जिनको मैं रिटार्डेड क्रिकेटर्स कहूँगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, उन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ था। वहाँ पे टीम के अंदर सिवाय शहनशाह अफरीदी के किसी लड़के की बाबर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हत्ता कि वो अपने हमारे मिकी आर्थर साहब है, वहाँ पे पपियाँ चपियाँ डालते थे। हजरत आप ज़रा पता करें, मिकी आर्थर साहब वहाँ पे बाबर बाबर करते रहे, बाबर 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 सेड दिस, बाबर डज आस्क बाबर, डू इट बाबर, यस बाबर। और बाद में अपने मुल्क जाके साउथ अफ्रीका वो बयान दे रहे थे, बाबर बड़ा प्राउडी हो गया, ये हो गया। ये सब बस छोड़ दें आप कि कहाँ से कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाओ। अब तो जो होना था हो चुका, लेकिन आगे के लिए हमें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। ऐसे लोगों को हमें शटअप कॉल देनी चाहिए जो अपनी टीम को हर वक्त बिला वजह तनकीद करते हैं। कोई वजह हो, टाइम पे आप तनकीद करें, अच्छा लगता है। हर वक्त बगैर किसी वजह के तनकीद करने वालों को शटअप कॉल दें। नाउ इन द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ माई वीलॉग मैं आपसे बात करूंगा सिलेक्शन कमेटी के बारे में। उसके बाद वो एक नया माफिया जो पाकिस्तानी क्रिकेट को पूरा ग्रैब कर रहा है। होल्ड ऑन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट थिंग। हाँ जी, तो बात आ रही है, अब बात करनी थी हमने सिलेक्शन पे। सिलेक्शन में हज़रत इंज़मामुल हक साहब के ऊपर ढेर सारी तनकीद हुई। मामों की टीम, दोस्तों की टीम, यारी दोस्त के ग्रुप, चाचे भतीजे आ गए, फलां आ गया, पर्चियाँ आ गई, बड़ी बातें होती नहीं हैं और ये आज से नहीं हो रही हैं। मैं जब से क्रिकेट को देखना शुरू किया है, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ सारी बातें, आप भी सुनते आ रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा इसमें कितनी सच्चाई थी उस पर बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो नाम आ रहा था कि जी लड़का नहीं लेके गए वर्ल्ड कप के लिए हम, इमाद वसीम। इमाद वसीम बिल्कुल ऐसी है ना, ठीक है ना, आप सबके ज़हन में इमाद वसीम को क्यों नहीं लेके गए? सर कराची माफिया की आंखों का तारा, राज दुलारा, उनका क्या कहे राजकुमार इमाद वसीम टीवी पर बैठ के खुद ये बता रहा है कि मुझे 2 साल हो गए हैं, मैंने डोमेस्टिक सर्किट नहीं खेला। मैं 2 साल से डोमेस्टिक सर्किट की ग्राउंड के अंदर पाँव भी नहीं रखा।
हज़रत मुझे कोई गेम बता दें, टेनिस बता दें, फुटबॉल बता दें, हॉकी बता दें, इवन फार्मूला 1 ड्राइविंग बता दें, कोई दुनिया की गेम जिसमें एक प्लेयर 2 साल से ग्राउंड में ना उतरा हो, वो खेल ही ना रहा हो, और इंटेंशनली, ये नहीं कि किसी ने मना किया है। उसका नाम था, हर टीम के अंदर उसको बुलाया जाता रहा, लेकिन वो नवाब साहब कहते थे सॉरी, आपने मुझे टीम में नहीं रखना तो मैंने नहीं खेलना। हालांकि फार्मूला ये होता है कि भाई आप खेलें ताकि आपको टीम में रखें, लेकिन 2 साल से वो साहब क्रिकेट से आउट थे। मुझे बताएं दुनिया में कहाँ होता है कि 2 साल से जो बंदा बिल्कुल सर्किट से आउट है उसको डायरेक्ट वर्ल्ड कप में भेज दिया जाए? सर ऐसे नहीं होता, मान लें मेरी बात, ऐसे नहीं होता। इमाद वसीम बड़ा यूटिलिटी प्लेयर है, यकीन करें, आई लाइक दैट गाय। उसकी बॉलिंग और बैटिंग में बहुत पसंद करता हूँ। लेफ्ट हैंड ही है, और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों के लिए उसकी स्पिन इतनी प्रॉब्लम करती है, बड़े टाइम पे चौके छक्के भी मार लेता है, लेकिन 2 साल से वो घर बैठा हुआ है, मेरे जितना उसने टेढ़ निकाला हुआ है, उसको आप कैसे भेज सकते हैं सर वर्ल्ड कप में? नहीं होता ना, मान लें मेरी बात। अगले आ गए हमारे सैफ़ी भाई। यस, सैफ़ी भाई, मैं ज़ाती तौर पे ये चाहता था कि सैफ़ी भाई टेस्ट के कप्तान भी हों। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे लगी हाथ तो शेयर कर लूँ इसी सिलेक्शन के मामलात में, कि सैफ़ी भाई को गो थ्रू सिग्नल दे दिया गया था कि सैफ़ी भाई ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए टेस्ट के कप्तान होंगे। ये बातें हो गई थी, डन हो गई तकरीबन, लेकिन अचानक उस दिन सुबह जब सब सो के उठे, बोर्ड ऑफिशियल से लेके क्रिकेटर्स तक सब हैरान परेशान हो गए कि हज़रत जनाब शान मसूद साहब का नाम कहाँ से आ गया। ये सब हैरान हैं, सब परेशान हैं, शान मसूद साहब कहाँ से आ गए। मैं उसको पर्ची नहीं कहूँगा क्योंकि पर्ची बहुत छोटी सी होती है, वो तो पूरा पर्चा है, बल्कि पूरा दस्ता है किताबों का, पर्चों का। बहरहाल जी, अचानक सैफ़ी भाई के साथ वो ज़्यादती हुई है टेस्ट के लिए, क्योंकि सैफ़ी भाई बड़ी बेस्ट चॉइस है। अब सवाल आ गया वनडे। तो वनडे सैफ़ी भाई ने आखिरी 2019 में खेला था। 2019 में सैफ़ी भाई ने लास्ट वनडे खेला था, और 2019 में एक ही वनडे खेला था, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ मैं। तो सर इतने अरसे से वो वनडे सर्किट से भी आउट हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि रिजवान बैटिंग में परफॉर्म कर रहा है, ही इज़ डूइंग वेरी गुड इन द बैटिंग। सैफ़ी भाई को अगर टीम में एज अ बैटर लेके आते हैं तो सैफ़ी भाई का इशू है कि वो फील्डिंग नहीं कर सकते, ही इज़ ओनली अ कीपर। ठीक है, अब रिजवान को कीपर रखेंगे, उसको भी बैटर रखें, सैफ़ी भाई को बैटर रखें, दोनों की जगह तकरीबन एक ही बनती है। अब पूरा बैटिंग ऑर्डर हमारा डिस्टर्ब हो जाता है कि एक टीम में 2 कीपर और 2 बैटर एक ही पॉइंट के हम खिला रहे हैं। यहाँ आके इशू आ रहा था। तो अब रिजवान या सैफ़ी भाई में से देखना था किसको लेके जाना है। तो रिजवान इन फॉर्म था, परफॉर्म कर रहा था। तो ये तो पंजाबी की कहावत है ना कि बैठी छड़ के उड्डी दे पीछे नसना। सर ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी होती है कि एक लड़का जो इन फॉर्म है उसको निकाल के, वो जिस बंदे ने 2 साल से 3-4 साल से क्रिकेट नहीं खेली इंटरनेशनल वनडे, उसको हम डाल दें। दैट वाज द पॉइंट। इसलिए सैफ़ी भाई को उस वक्त रोका गया था। बाकी सैफ़ी भाई डोमेस्टिक में अभी फाइनल खेले हैं, बेस्ट कीपर भी रहे हैं पाकिस्तान कप में। तो आई होप कि ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में उनका नाम आए। तीसरा नाम इब्रार अहमद, द स्पिनर, द मैजिक गाय। उस बेचारे के बारे में इतना लोगों ने फर्ज क्रिएट किया, यार वर्ल्ड कप के लिए इब्रार अहमद का नाम देने से पहले उससे तो पूछ लेते। वो यार उन्होंने तो पूछ लो, यार खेलना चाहना है वर्ल्ड कप? नहीं सर, आप उससे पूछेंगे, वो कहेगा भाई मैं वनडे का प्लेयर ही नहीं हूँ, मैं तो टेस्ट का प्लेयर हूँ। इब्रार अहमद ने आज तक वनडे नहीं खेला जनाब। वो लोकल में भी टेस्ट खेलता है, डोमेस्टिक में भी टेस्ट खेलता है, इंटरनेशनल भी टेस्ट खेलता है। वो टेस्ट का बॉलर है। टेस्ट के बॉलर को अगर आपने वनडे की कैप देनी है तो वर्ल्ड कप इज़ नॉट द टूर्नामेंट जिसमें आप डेब्यू करा रहे हैं किसी का, वो भी इंडिया की पिचेस के ऊपर इतने वैशी माहौल के अंदर। ऐसे नहीं होता हजरत। इब्रार अहमद वनडे का बॉलर नहीं था, आप बिला वजह उसका नाम लेते रहे। नुमान वनडे का बॉलर नहीं है, आप उसका नाम लेते रहे। उसके बाद आ गया फ़हीम अशरफ। तो फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस आपने एशिया कप श्रीलंका सीरीज़ में देख ली थी। उसके बाद तो पूरी टीम आशा कर तोबा भी फ़हीम अशरफ को नहीं लेके आना। बाबर की यारी दोस्ती की जब बात आ रही थी, बाबर ने शादाब को चांसेस दिए बार बार दिए। जमान का नाम रिजर्व में डाला, मोहम्मद वसीम जूनियर को टीम के लिए लेके आए। ये बाबर की और मिकी आर्थर की कंबाइंड चॉइस थी। ये मैं आपको बड़े वसूख से बात कह रहा हूँ। वसीम जूनियर का नाम फ़हीम अशरफ की जगह मिकी एंड बाबर, इन दोनों ने दिया था। मिकी अब बाबर पे नहीं खाली डाल सकता। यहाँ अगर आप कहेंगे यारी दोस्ती थी तो दैट वाज यारी दोस्ती। वसीम जूनियर को लेके आया गया था, फ़हीम अशरफ को बाहर बिठाया गया था। शादाब खान को बार बार चांस दिए कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वर्ल्ड कप के अंदर कुछ टीम्स ने अपने पुराने प्लेयर्स को कि जो वो परफॉर्म कर रहे थे उनको चांस दिया था कि वो कुछ ना कुछ कर ले। खैर शादाब कुछ मैचों में चला, ज़्यादातर में नहीं चला। बॉलिंग हमारी ओवरऑल फेलियर रही थी। तीसरी वो फास्ट बॉलर्स वाली बात है तो भाईजान नसीम शाह आपका इंजर्ड है, हसनैन आपका इंजर्ड है। मैं बताना नहीं चाह रहा लेकिन शाहीन शाह इज़ नॉट फिट।
जी सर, शाहीन शाह अफरीदी इज़ नॉट फिट। हारिस रऊफ की थोड़ा सा स्ट्रेस है इधर रिब के नीचे, लेकिन वो इंजरी नहीं कह सकते उसको, लिहाजा वो खेल सकता है। अदरवाइज धानी है आपके पूरे सर्किट में, वो भी T20 का बॉलर था। वनडे के लिए उसको ट्राई करना एक बहुत बड़ा रिस्क था इंडिया की पिचेस के ऊपर। अभी टेस्ट के लिए हो सकता है उसको ले जाए ऑस्ट्रेलिया। प्रॉब्लम ये है ना, आपका नसीम शाह इंजर्ड है, आपका हसनैन इंजर्ड है, आपका शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड है, तो क्या करते हैं हम? हसन अली को बुलाना पड़ा जिसको 2 साल से हमने बाहर बिठाया हुआ था। मजबूरी, मजबूरी का दूसरा नाम शुक्रिया। तो तनकीद करने में से पहले हमें थोड़ा सा देखते रहना चाहिए कि हम क्या सिस्टम चल रहा है हमारा, कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या थी। ऐसे तो नहीं किसी माजेगा मेरे को पकड़ के हम खिला सकते। ये तो सर सिलेक्शन कमेटी के मामला थे। आगे असल बात जो बहुत बड़े इश्यूज दो मैं आपको बताने लगा हूं ना, वो ज़रा आपने अलर्ट होकर सुनने हैं। हमारा वो प्लेयर जिसका कैरियर मुझे लग रहा है कि ही इज़ नॉट गोइंग टू प्ले लॉन्ग टाइम, यानी लॉन्ग टर्म क्रिकेट या लंबी रेस का घोड़ा नहीं है पाकिस्तान के लिए। हाँ, आई डोंट वांट टू से इट, बट शाहीन शाह अफरीदी is not going to have a very good and lengthy career with Pakistan cricket. Yes, you know why? Because I'm breaking this news that Shaheen Shah Afridi is not 100% fit at the moment. उसने वर्ल्ड कप भी जब खेला है तो ही वॉज नॉट 100% फिट। उसने पिछले साल T20 लीग हो गई, कोई 100 वाली लीग हो गई, 100 बॉल्स वाली लीग हो गई, कोई माजा गामा लीग हो गई, उसने कोई नहीं छोड़ी थी। वो पाया हर हर लीग खेलता रहा है फुल बगैर किसी रेस्ट के, मुसलसल क्रिकेट खेली है। टीम का जो फिजियो है उसने 2 बंदों को, डॉक्टर सुहेल ने 2 बंदों को, नसीम शाह को भी और इसको भी कहा था, वार्निंग दी थी या कह ले समझाया था कि बेटा आप रेस्ट करें, आपको ब्रेक चाहिए। कुछ हमारे पाकिस्तान के बोर्ड के मामला ऐसे हैं ना कि लड़के ब्रेक करते हुए डरते हैं। जैसे रिजवान कब से खेल रहा है आप याद करें, मैं तो बचपन से देखता हूँ रिजवान ने कोई लीग नहीं छोड़ी, कोई मैच नहीं छोड़ा। होता क्या है इन बेचारों के जिम्मे ये होता है कि हमने अगर मैच छोड़ दिया, हमारी जगह जो हमारा मुतबादिल आएगा वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करके तहसील गए। ये खौफ लड़कों को रेस्ट नहीं करने देता। शाहीन शाह अफरीदी को चलो टीम में तो हमने नहीं कहा था कि ना खेले, लेकिन जो लीग सी है इसने अपनी मर्जी से खेली, बेतहाशा खेली, अनफिट है। नसीम शाह को रोका गया था, आई कैन कंफर्म यू, कैप्टन भी मौजूद थे, टीम के कोच भी मौजूद थे और नसीम शाह भी मौजूद थे। टीम के फिजियो डॉक्टर सुहेल ने नसीम शाह को 2-3 दफ़ा कहा था बेटा मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप थोड़ा रेस्ट करें, ब्रेक दें अपने आप को। लेकिन नसीम शाह साहब बार बार एक ही बात कहते थे, जो मुझे है ही कुछ नहीं, तो मुझे प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। अब कैसी बात डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल फिट हूँ यार, आप बिल्कुल ट्राई करके देख लो, अभी बॉल करवा लो। जब एक बच्चा खुद बार बार कह रहा है मैं बिल्कुल फिट हूँ, तो डॉक्टर कैसे उसको बेड रेस्ट लिख दे या टीम से बाहर निकाल दे। ये इश्यूज थे, लड़के मानने को तैयार नहीं होते। अब नसीम शाह साहब भी बाहर बैठे हुए हैं। शहनशाह साहब चूँकि फिट नहीं है, इस फिटनेस के साथ ये ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। 130 की स्पीड की बॉल वाला बॉलर हमारा वहाँ पे 5 दिन का मैच नहीं खेल सकता, एक दिन में 25 से 30 ओवर नहीं करवा सकता। अपनी पेस ख़राब करेगा, पेस ड्रॉप करेगा तो जोर लगाएगा, इंजरी मजीद ख़राब हो जाएगी। जोर नहीं लगाएगा तो इसे बॉलिंग ही नहीं हो रही, मार पड़ेगी। इस तरह का प्लेयर आपका 130 की स्पीड वाला इतना हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ ज़्यादा देर नहीं चल सकता। शाहीन शाह अफरीदी T20 के लिए ठीक है, इसलिए T20 का कप्तान भी बन गया है, लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट कोई भी आप ले लें, चाहे वनडे है या आपका टेस्ट है, मुश्किल है उसके लिए। और इस फॉर्म के साथ हमारे पास अलहमदिल्ला हसनैन है, नसीम शाह, दानी, एहसानुल्लाह, उसका टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम है, सर्जरी उसकी हो चुकी भी है, और जहाँ तक मेरी इतलात है कि आजकल में उसने हल्की फुल्की एक्सरसाइज और वो शुरू कर देनी है। तो जब इतने अच्छे लड़के आ जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि नसीम शाह बड़ी हद 2-3 साल खेल लेगा, मुश्किल है इसका कैरियर आगे चलना। ये एक इशू है, बुरी खबर है, दिल से तो मुझे भी बुरा लग रहा है। नसीम शाह हमारा हीरो था, हमारा ईगल था वो, लेकिन उसने ख़राब कर दिया अपने आप को, कुछ दिमाग ख़राब कर दिया अपने सोरे के पीछे लग के, सेहत ख़राब कर दी लीग्स और पैसों के पीछे लग के। एनीवेज, अगला सेगमेंट बड़ा ख़तरनाक सेगमेंट, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़े हालात जो बोर्ड के ख़राब हैं, उसके बारे में बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लें जनाब, आखिरी हिस्सा और ख़तरनाक वाला हिस्सा, माफियाज़ एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बचपन से हम माफियाज़ का नाम सुनते हैं, लेकिन 2 माफियाज़ हैं जो आपस में टकराते हैं, या 2 लॉबीज़ हैं, दैट वाज लाहौर लॉबी एंड कराची लॉबी। जो पुराना सिस्टम था पंजाब और कराची वाला, कराची वालों ने एक दफ़ा कहा था कि
लो जी ये पीसीबी का हेड ऑफिस है, शिफ्ट कर दिया जाए कजाफी से। खैर ये बातें चलती रहती थी, इसको हम ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे। लेकिन मसला ये हुआ कि एक कुछ अर्सा पहले से ना, जब से ये टीवी चैनल्स आ गए पीटीवी के अलावा, इन मीडिया वालों के, मीडिया हाउसेस के आने के बाद ये ज़्यादातर कराची में आए, तो कराची माफिया या कराची लॉबी स्ट्रॉन्ग हो गई। स्ट्रॉन्ग होने के बाद इन लोगों ने, इनमें कुछ गंदे अंडे थे, शुएब जट जैसे या हुसैनी जैसे, ये पूरा गैंग है, इन लोगों ने एथनिक बेसिस के ऊपर, नस्ली तासुब की बुनियाद पर क्रिकेट के अंदर डिविजनिंग शुरू कर दी और क्रिकेट को गंदा करना शुरू कर दिया था। ये माफिया जैसे जैसे टीवी चैनल्स बड़े होते जा रहे थे, ये माफियाज भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। इनके पास टीवी स्क्रीन हैं, हजरत सुबह से लेके शाम तक जो मर्जी बोलते रहे बैठ के, कौन पूछने वाला इनको, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। उसके बाद इन्हीं के पास फिर सोशल मीडिया भी आ जाता है। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काफ़ी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसका पूरा फ़ायदा उठाया इन लोगों ने। यहाँ तक तो बात ठीक थी, हम समझ रहे थे कि यार इनको बुग़्ज़ है और उसकी वजह से ये जान के खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे में नोट किया गया कि यार बस बिला वजह और बड़े अहम मौके पे जब पाकिस्तानी टीम कुछ खेलने जा रही है, बड़ी क्रंच मोमेंट्स हैं, ये बड़ी स्मीयर कैंपेन शुरू कर देते हैं, बड़ी प्लानिंग के साथ बड़ी ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन शुरू कर देते हैं सारे के सारे कराची वाले। और वो करते किसके खिलाफ है, बाबर के खिलाफ या रिजवान के खिलाफ। हत्ता के एक साहब ने, ये शुएब जट जिसका मैं बाबर नाम है, इस खबीस ने, और एक और इसके साथी था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसने बाकायदा टीम के खिलाड़ियों के नाम लिख के आगे उनकी एथनिसिटी लिख दी। इसका ताल्लुक ये पठान है, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये मकामी है, फलाना ढिमकाना। इस हद तक ये लोग गिर चुके हैं। इस माफिया ने पाकिस्तानी क्रिकेट को काफ़ी नुकसान पहुंचाना शुरू किया था कि एक नया बैनुल अक़वामी माफिया वो भी कूद पड़ा है। जी ये ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ हो गई है। ये है हज़रत जुए वाली वेबसाइट्स का माफिया। ये वो जुआ माफिया नहीं, लोकल जो बुकिए शुकिए होते हैं जिसमें पाकिस्तान में केसेस भी चलते रहे हैं, या वो मज़हर मजीद जिन्होंने सलमान भट्ट और मोहम्मद आमिर वगैरह को ट्रैप किया था, वो नहीं है। ये उससे भी आगे की चीज़ है। ये जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं जो लीगल है बाकी दुनिया में, इनका लीगल बिजनेस है, लेजिटिमेट वेबसाइट्स हैं, काम कर रही हैं, ऑनलाइन बैटिंग करती हैं, और ये अरबों खरबों का बिजनेस कर रहे हैं। जब से इंडिया का असर और रसूख आईसीसी में ज़्यादा हुआ है, तब से इन वेबसाइट्स का भी असर और रसूख क्रिकेट में ज़्यादा होता जा रहा है। ये ज़्यादा स्पॉन्सरशिप देनी शुरू हो गई हैं। अब देखिए मज़े की बात है कि ये सारा जिन कराची माफिया ये सारे क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, मैंने अभी बताया था, टीवी चैनल्स को यूज़ कर रहे हैं। ये लोग मीडिया को यूज़ कर रहे हैं। इन्हीं टीवी चैनल्स ने जब आपका कोई टूर्नामेंट होना है उसको ब्रॉडकास्ट करना है, जैसे पीएसएल आ रहा है या कोई ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सीरीज़ आ रही है, ये टीवी चैनल ब्रॉडकास्ट करेंगे। ब्रॉडकास्टिंग के लिए इनको स्पॉन्सर्स चाहिए होंगे। पाकिस्तान में हमारी पीएसएल का वो गिगली विगली, वो फ़न को फुला दो, लाइट बैंक, मेरे दिल में आपका अकाउंट, ये आपको इतना ख़ास पैसा नहीं देंगे। ये कितने दे देंगे यार, 4 करोड़ दे देंगे, 5 करोड़ दे देंगे। वो मुगल स्टील, शुगर स्टील मिला के कोई 7-8 करोड़ मिल जाता है भाई आपको। आपको 1xBet जैसी वेबसाइट अकेली 40 करोड़ पकड़ा दे तो कैसा है सर? ये फ़र्क है। अब ये जो माफियाज हैं ये मीडिया हाउसेस को पैसा लगाते हैं। इन अदर वर्ड्स, मुझे ये बात कहने में कोई और महसूस नहीं होगा कि हमारे ये जो कराची माफिया वाले सहाफ़ी हैं ना, ख़ासकर इनको हायर कर लिया है अब इंटरनेशनल जुए वाली वेबसाइट्स ने। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपको बताता हूँ कि बाजीद खान है, एक पुराने क्रिकेटर माजिद खान के बेटे हैं। उसके अलावा इनका अपनी एक पहचान है कि ये ब्रॉडकास्टर हैं और बैनुल अक़वामी ब्रॉडकास्टर्स 10 स्पोर्ट्स वगैरह के साथ ये काम कर रहे हैं कई सालों से। एवरीबॉडी नोज हिम, पूरी दुनिया इनको जानती है, ये काम कर रहे हैं। उनको इंडिया ने अभी वर्ल्ड कप में वीज़ा ही नहीं इशू किया। कैसे? वजह? नो वजह। बाजीद खान 10 दफ़ा इंडिया जा चुके हैं यार, वो खेल भी चुका है वहाँ जाके, बल्कि पीटीवी स्पोर्ट्स में बता रहा होता है किस शहर में खाने पीने की चीज़ें कौन सी अच्छी मिलती है। ही नोज दैट मच अबाउट इंडिया, लेकिन उसको वीज़ा नहीं दिया। जबकि एक सहाफ़ी हैं, हमारे पुराने बाबा जी हैं, सलीम खालिक साहब, कराची माफिया के नुमाइंदे हैं। आजकल के यंगस्टर्स ने तो उसका नाम भी नहीं कभी सुना होगा कि हु द हेल इज सलीम खालिक, है ना? नहीं सुना ना आपने? जी भाईजान, ये एक बाबा जी हैं, पुराने कराची के थे। इनके पास अपने पले से शायद लाहौर कराची का किराया भी ना हो, लेकिन ये भी इंडिया पहुंचे हुए थे। पूरा वर्ल्ड कप इन्होंने वहाँ बैठ के देखा। इनको कौन ले गया? हु स्पॉन्सर्ड हिम? ARY का जो रेडियो चैनल है हम FM, उनकी 8 बंदों की टीम को वीज़ा मिला हुआ था। सोचें आप, यानी इन माफियाज को वीज़ाज भी इनको अरेंज करवा के दे दिए गए और वहाँ बैठ के मुसलसल ये पाकिस्तानी टीम के ख़िलाफ़ वहाँ से बातें करते रहे।
यार भाई के रेडियो की बात नहीं कर रहा मैं, वो सिर्फ कमेंट्री सुनाते हैं। लेकिन उनके जो लोग वहाँ पे टीवी पे बात करते थे या ट्विटर पे बात करते हैं या कॉलम्स लिखते हैं, मुसलसल ये टीम की बैशिंग करते रहे। अच्छा, उस वक्त हमें समझ नहीं आती कि यार एक ठीक है बुग़्ज़ है, लेकिन इतना ज़्यादा वर्ल्ड कप के दरमियान में इनको क्या तकलीफ़ हो रही है। सो तकलीफ़ ये हो रही थी हज़रत कि पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम एंड आवर की बैट्समैन एंड विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने जुए वाली वेबसाइट्स के लोगोज अपनी शर्ट और अपने बैट के ऊपर लगाने से इनकार कर दिया था। दे सिंपली डिनाइड, दे सिंपली रिजेक्टेड द आइडिया। उन्होंने कहा था हम ये जुए वाली वेबसाइट्स को इनकी स्पॉन्सरशिप नहीं रहेंगे। यहाँ आके उनको बहुत बड़ा जुए वालों को सेटबैक मिलता है। जुए वाले अगर इनके साथ काम नहीं करते, टीम का कैप्टन नहीं मान रहा, हो सकता है बाकी प्लेयर भी उसके कहने में आ जाएं, तो उनको भी प्रॉब्लम ये होती है, वो आगे बात करते हैं आपके ब्रॉडकास्टर से कि हाँ जी आपको स्पॉन्सरशिप के राइट्स चाहिए, आपको करोड़ों रुपया चाहिए स्पॉन्सरशिप का। तो यार ये इन बच्चों को तो साइड पे करवाओ। तो आप नोट करें, बड़ी प्लान, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चलाई गई, अभी तक चल रही है, अभी तक वो कैंपेन चल रही है बाबर के ख़िलाफ़। और सारी दुनिया जानती थी कि जब बाबर जाएगा तो T20 के लिए बेस्ट कैप्टनशिप ऑप्शन मोहम्मद रिजवान है, इख्तियार कप्तान है, मुल्तान सुल्तान का कैप्टन था, बेहतरीन परफॉर्मर है, लेकिन उसका नाम भी नहीं आया। उन्हें कहते हैं ना, जिक्र ही नहीं कोई नहीं हुआ। क्यों भला? क्योंकि ये और बाबर वो दो बंदे थे जिन्होंने इनकार किया था। उन वेबसाइट्स ने ऐसे निकलवा के इनको रातों रात इतनी अर्जेंसी में, आप देखें कि तमाम इंटरनेशनल जो पुराने क्रिकेटर्स हैं वो चीख पड़े हैं, यार इतनी क्या अर्जेंसी थी, वहाँ मैच ख़त्म होता है, यहाँ तुम अनाउंस कर देते हो। इतनी क्या पाकिस्तान में पसूड़ी पड़ गई, क्या इतनी? इंग्लैंड के देखो हमसे बुरे हालात थे, इंग्लैंड की टीम डिफेंडिंग चैंपियन थी, हमसे नीचे उन्होंने एंड किया वर्ल्ड कप टेबल के अंदर, और उसके बावजूद उनके कैप्टन को उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट के दोनों फॉर्मेट का कप्तान बरकरार रखा अगली सीरीज़ के लिए, उसको छेड़ा ही नहीं। हमारे यहाँ ये तो बिल्कुल एकदम चेंज हो गया। जो लोग कहते हैं कि कप्तानी की वजह से हारे, एक छोटी सी बात आपको याद करा दूं कि हर वर्ल्ड कप के बाद हम कैप्टन और चीफ सिलेक्टर चेंज करते हैं, अगले वर्ल्ड कप में हम फिर उसी तरह हार रहे हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि वर्ल्ड कप के ये मतलब कि कैप्टन एंड चीफ सिलेक्टर इज़ नॉट द बेसिक प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम कहीं और है। वो हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर वाले मामला, तो उस पर फिर कभी बात करेंगे। वो अगर आप सुनना हो ना तो आप राशिद लतीफ़ और बाजीद खान वगैरह को सुना करें, वो आपको बड़ी डिटेल से बताते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ पे है। लेकिन हमने इनको कुर्बानी का बकरा बना दिया कप्तान को, चीफ सिलेक्टर चलो छोड़ के उसका अपना एक पट्टा था। लेकिन आपने रिजवान और बाबर को जिस तरीके से हाबड़ ताबड़ में निकाला ना, वहाँ पे लोगों के कान खड़े हुए। थोड़ी सी रिसर्च करते हैं तो आपको खुरा जाके निकलता है जुए वाली वेबसाइट्स के। जुए वाली वेबसाइट्स ने आपकी आने वाली तमाम सीरीज स्पॉन्सर कर रखी हैं, उनके करोड़ों के इश्तिहार चलने हैं, उन्होंने प्लेयरों को स्पॉन्सरशिप देनी है। प्लेयर्स को स्पॉन्सरशिप देने का मतलब क्रिकेट बोर्ड को स्पॉन्सरशिप देनी है। उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को पैसा देना, ज़कात शरीफ साहब को देना है कि सर ये 70 करोड़ रुपया है, ये आप रखें, इसके बदले में आपके जो प्लेयर्स हैं वो अपनी शर्ट्स के ऊपर हमारा लोगो लगाएंगे, या अपने बैट्स पे लोगो लगाएंगे, या हमारे जो एड्स चलते हैं इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया पे, उन एड्स में हम आपके प्लेयर्स की तस्वीरें या उनका नाम यूज़ करेंगे। जैसे कि आज के 1x बैट के ऐड के ऊपर के वेबसाइट के ऊपर हज़रत मौलाना जनाब शाहिद अफरीदी साहब का नाम चल रहा है, अल मशहूर सुसर अफरीदी जी। सर ये आपके लिए भी न्यूज़, ये आप देख लें, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको ऐड, ये उनकी वेबसाइट से परसों तरसों मैंने डाउनलोड किया था। तो हज़रत जी ये इस तरह यूज़ करने से इनकार किया है आपके कैप्टन ने और आपके मोहम्मद रिजवान ने। उन दोनों को उन्होंने सोचा इनको हम इबरत का निशान बनाते हैं, इन्होंने दोनों बाहर करो। ये वो मामला था, ये वो नया माफिया है जो पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर समझे जंप इन कर चुका है और पाकिस्तानी क्रिकेट के मामलात को कंट्रोल कर रहा है। यानी इस लेवल तक ये लोग आ गए हैं कि अपनी मर्ज़ी के खिलाड़ियों को रखवाएंगे, अपनी मर्ज़ी से टीम चेंज करवाएंगे। आगे देखें ये लानत है या ये जो नुसरत है ये कहाँ तक जाती है, पाकिस्तानी क्रिकेट को कितना ख़राब करेंगे ये लोग। ज़कात शरीफ साहब खुद शुगर मिल माफिया के नुमाइंदा हैं, ये कौन नहीं जानता, और अब वो एक किसी और माफिया के साथ मिल गए। अल्लाह पाकिस्तान की क्रिकेट का हामी और नासिर हो। हज़रत इस तरह की कुछ बातें मज़ीद करेंगे आगे। ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ आ रही है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, इनसाइडर न्यूज़ भी आ रही हैं, और कुछ डिस्कशन करने का भी दिल करता है, लेकिन वो चंद दिन बात करेंगे जब तक टीम ये लोग अनाउंस नहीं करते। मेरे पास तो खैर अनाउंसमेंट में ये भी है कि वनडे के लिए शादाब का नाम फाइनल किया गया, लेकिन अभी अनाउंस नहीं किया जा रहा, क्योंकि अगले साल जाके हमारा पहला वनडे होना है, उससे पहले कोई वनडे सीरीज़ नहीं है। लेकिन फाइनल शादाब का नाम किया गया। अब ये हैरत की बात है, शादाब तो अच्छा परफॉर्मर नहीं था, वो तो बाबर का यार था, लेकिन सर मैंने कहा ना माफियाज कुछ और हैं, उनके पीछे मकसद कुछ और है। एनीवेज
यूट्यूब की रवायत के मुताबिक चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन दबा दें, घंटी शंटी खड़का लेंगे तो ठीक है, नहीं खड़काएंगे तो भी नो इशू, बस राब्ते में रहिएगा, सुनते रहिएगा क्रिकेट। और इसके अलावा इसके बाद नेक्स्ट कुछ सोशल इश्यूज हैं जिन पे बातचीत करूंगा आपसे। मेरी चीज़ पे, मेरी बात पे खुल के तनकीद करें। आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म। ट्विटर के ऊपर लॉस्ट गाय 79 मेरा हैंडल है, वहाँ आके तनकीद करें, गाली गलोच ना दें। इखलाक के दायरे में रहते हुए महज़ब तरीके से जो मर्ज़ी मुझे कह लें, सुनेंगे, अपनी बात करेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।